माधोपुर गांव के सुनसान जंगल, जहाँ ना बंदा और ना ही बंदी की जात। पूरा इलाका मौत की आगोश में सोया हुआ था और इसी मौत की शांति को चीरते हुए एक कार बीच जंगल से तेजी से गुजर रही थी और इस कार को चला रहा था राज मन ही मन को सोचता हुआ कार को बेसुध रफ्तार दिया जा रहा था। तभी अचानक बगल की सीट पर रखा उसका फोन बजने लगा। राज के मोबाइल पर उसके जिगरी दोस्त वरुण का कॉल आ रहा था। क्या हुआ वरुण, क्या तुम्हें थोड़ा सा भी सब्र नहीं रहा? मैंने कहा था ना कि हवेली मेरे नाम होते ही मैं तुझे तेरे हिस्से के पैसे दे दूंगा। 15 दिन निकल चुके हैं, आखिर कब हवेली तेरी नाम होगी और तू कब मेरे पैसे देगा? अरे भाई तू थोड़ा सब्र रख, देरी कोर्ट की तरफ से हो रही है, मेरी इसमें क्या गलती है? जैसे ही काम होता है मैं तुझे खुद इन्फॉर्म कर दूंगा, डोंट वरी, अब फोन रख। इतना कहकर राज ने फोन रखा ही था कि अचानक से उसकी कार धक्के खाकर बंद पड़ गई। अरे नहीं यार, अब एक और नई मुसीबत नहीं, प्लीज यार। राज अपनी किस्मत को कोसता हुआ खुद से कह ही रहा था कि अचानक उसके आसपास का नज़ारा देखा। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। डर के मारे उसका खून सूखने को हो गया था। राज की कार गांव के पुराने खंडहर के ठीक सामने खड़ी थी। नहीं, ये सब क्या हो रहा है? मैं इस जगह कैसे आ गया? मैं तो... इतना कहकर राज हड़बड़ी में बार बार कार की चाबी घुमाए जा रहा था और कार भी घी घी करके आवाज़ तो करती लेकिन चालू नहीं होती। वो महज कुछ ही मिनटों में सैकड़ों बार कार को स्टार्ट करने की कोशिश कर चुका था, पर उसकी पहली और आखिरी कोशिश में कोई फर्क ही नहीं था। वो हर बार नाकामयाब ही हुआ था। ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं यहाँ कैसे पहुँच गया? मैं तो हवेली जा रहा था और इस कार को भी अभी ही खराब होना था। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। राज गुस्से में अपना माथा खुजलाता हुआ कार से बाहर आकर खड़ा हुआ था, पर इससे पहले वो कार का बोनट खोल खराबी को देख पाता, उसे अचानक ही अपने पीछे एक भयानक आवाज़ सुनाई दी और उसने जैसे ही देखा उसके होश उड़ गए। जब मौत आती है तो इंसान अपनी मौत की तय की हुई जगह पर कितनी आसानी से पहुंच जाता है, पतिदेव। आवाज़ सुनते ही जब राज ने पीछे मुड़कर देखा तो शादी के लाल जोड़े में एक हवा में खड़ी झूल रही थी और ये कोई और नहीं बल्कि राज की पत्नी चंदा थी, जो अब एक भूत बन चुकी थी। उसकी आंखें तेज लाल अंगारों जैसी चमक रही थी। उसके हाथों के नाखून किसी खूनी खंजर जैसे लंबे और पैने नजर आ रहे थे, जिससे खून टपक कर जमीन पर गिर रहा था। नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम वापस नहीं आ सकती। It's not possible. मैं वापस आ चुकी हूँ पतिदेव, और तुमने मुझे जो इतना सारा प्यार दिया था, मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं भी तुम्हें थोड़ा प्यार लौटाऊं। इतना कहकर चंदा की आत्मा जोर जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी में मौत का सन्नाटा था, जो इस वक्त सिर्फ राज को सुनाई दे रहा था। राज भी चंदा की भयानक हंसी सुनकर चीखने लगा था। उसे जब कुछ समझ नहीं आया तो वो अपना होशो हवास खोकर एक दिशा में दौड़ पड़ा, पर अभी राज कुछ ही दूर गया था कि चंदा ने अपनी शक्तियों से राज को खंडहर के अंदर पटक दिया, जिसके सामने उसकी कार अचानक से खराब पड़ गई थी। राज चिल्लाया और जैसे ही जमीन पर गिरा चंदा उसके सामने आ गई। उसने उसकी गर्दन पकड़कर दूसरे हाथ से उसकी आंखों में अपने पहने नाखून मारे और उसको हमेशा हमेशा के लिए अंधा कर दिया। मुझे माफ कर दो चंदा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। तुम जो बोलोगी मैं करूँगा, बस मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, आखिर मैं तुम्हारा पति हूँ। अपने पति को माफ नहीं करोगी तुम? पर इससे पहले राज अपनी बात पूरी कर पाता, चंदा ने एक झटके में उसका सिर उसके धड़ से अलग कर फेंका। राज एक पल में जिंदा से मुर्दा हो चुका था। ये तेरे किए की सजा है धोखेबाज, लेकिन मेरा हिसाब अभी पूरा नहीं हुआ है। उसे भी मैं इसी खंडर में लाकर मौत के घाट उतारूंगी। चंदा ने अपने दुख को याद कर बस इतना कहा और हवा में गायब हो गई। कुछ देर बाद वरुण ने राज को फिर से कॉल किया, पर अब उसका नंबर नॉट रीचेबल आ रहा था। लगता है इसकी भी नियत में खोट आ गया है। अभी कुछ देर पहले ही तो बात हुई थी, फिर अचानक से उसका फोन नॉट रीचेबल क्यों आने लगा? कहीं वो वापस... वरुण जो बात कहने जा रहा था उसे वो सोचकर ही डर गया था। क्या हुआ वरुण, तुम इतने डरे हुए क्यों लग रहे हो? सब कुछ ठीक तो है ना?
इस राज ने मुझसे एक डील की थी जिसके पैसे मुझे वो पिछले हफ्ते देने वाला था, लेकिन अब ये अपनी नीयत खराब कर रहा है और रोजाना आजकल करके कोई नया बहाना बना देता है। पैसा पैसा पैसा, हर वक्त बस पैसा। अब सो भी जाओ, उससे कल जाकर मिल लेना। आराध्या ने वरुण से चिढ़ते हुए कहा, फिर गुड नाइट बोला और लैंप बंद करके सो गई। पर लाइट बंद होते ही अचानक ही वरुण को महसूस हुआ कि किसी ने उसका हाथ पकड़ा है। उसने जैसे ही पलट कर देखा तो डर के मारे उसकी चीख निकल गई। उसे अपनी आंखों के सामने चंदा का भयानक रूप दिखा था। पर यह चीख सुनकर आराध्या उसकी पत्नी नींद से जाग पाती। चंदा ने उसका गला पकड़ लिया और हंसते हुए बोली, मुझे मारकर मेरी हवेली के पैसे खाना चाहते थे ना? फिक्र मत करो, अब तुम्हारी भी मौत बहुत जल्दी होगी, बहुत जल्दी। इस बार भी चंदा की इस हंसी में वरुण को मौत का सन्नाटा सुनाई दे रहा था, जिसे सुन वो डर के मारे चिल्लाने लगा। और फिर उसकी आवाज सुनकर आराध्या जाग उठी। क्या हुआ वरुण, तुम इतने डरे हुए क्यों लग रहे हो? कोई बुरा सपना देखा क्या? आराध्या का सवाल सुनकर गौरव ने उससे कुछ नहीं कहा और अपना डर छिपाते हुए बोला, हाँ शायद कोई बुरा सपना देखा था। इससे ज्यादा उसने कुछ नहीं कहा और चादर ढककर जल्दी से आंखें बंद करके सो गया। वरुण ने डर को छिपाने की कोशिश की, लेकिन अभी भी उसकी कपकपी बंधी हुई थी। पर अचानक ही वरुण का ये बर्ताव देख आराध्या की नींद उड़ चुकी थी और इस रात के बाद से वरुण की जिंदगी जहन्नुम बन चुकी थी। रात के समय उसे कहीं ना कहीं चंदा की आत्मा नजर आने लगी और वो इसी तरह डर जाता और चीखें मारता था, लेकिन आराध्या के पूछने पर वो कुछ नहीं बताता था। एक रात ऐसे ही वरुण चादर से खुद को पूरी तरह ढककर कांप रहा था और सोने की कोशिश कर रहा था। आराध्या भी इस बात से परेशान थी और जानना चाहती थी कि वरुण इतना डरा हुआ क्यों रहने लगा है। पर उसके लाख पूछने पर भी वरुण ने एक शब्द तक नहीं कहा था, लेकिन शायद आराध्या मन ही मन इस राज का पर्दाफाश करने की ठान चुकी थी। वरुण, उस खंडर में मेरी लाश दफन है, वहाँ जाकर उसका अंतिम संस्कार कर दो, वरना मेरी आत्मा राज की तरह तुम्हें भी मार देगी। एक बार फिर जब वरुण चादर के अंदर अपनी आंखें बंद करके अपने डर को समेट रहा था तो उसे ऐसा लगा जैसे चंदा ने अभी अभी उससे ये सब कुछ कहा। और इतना सुनते ही वरुण झट से डरी हुई हालत में बेड से उठ गया। उसने देखा कि आराध्या बेखबर सोई हुई है तो वो अपने कमरे से निकलकर बाहर जाने लगा, लेकिन आराध्या सोने का सिर्फ नाटक कर रही थी। वो जल्दी से खड़ी हुई और फिर चुपके से उसके पीछे पीछे चल दी। वरुण घर से बाहर निकलकर घर के पीछे वाले जंगल की तरफ चला गया। आराध्या भी दबे पांव उसका पीछा कर रही थी। फिर कुछ दूर चलने के बाद वरुण उसी पुरानी खंडहर के सामने आकर रुक गया। चंद्रमुखी, कहाँ हो तुम? मैं तुम्हारा अंतिम संस्कार करके मुक्ति दिलाऊंगा। बताओ, राज ने तुम्हें कहाँ दफनाया है? वरुण कितना कहते ही वहाँ पर तेज तेज हवाएं चलने लगी और फिर एक झोंके ने वरुण को हवा में उठाया और वो खंडहर में ले जाकर पटक मारा। इधर वरुण को आवाजें लगाते हुए आराध्या भी खंडहर के अंदर आ पहुंची थी। और जब वरुण ने अपनी पत्नी आराध्या को अपने सामने खंडहर में देखा तो उसके भी होश उड़ गए थे। तुम यहाँ कैसे पहुंची? यहाँ बहुत खतरा है, तुम यहाँ से चली जाओ वरना वो तुम्हें भी मार डालेगी। वरुण, प्लीज टेल मी व्हाट्स रॉन्ग विथ यू, और तुम यहाँ क्यों आए हो? बताओ मुझे सच जानना है। अपनी पत्नी आराध्या की बात सुनकर वरुण को अब उससे कुछ भी छिपाना ठीक नहीं लगा। राजवेंद्र और मैं बचपन से ही बहुत अच्छे दोस्त थे और गांव के सबसे अमीर ठाकुर की एक लड़की थी चंद्रमुखी, जिसके नाम गांव की सबसे बड़ी हवेली थी और उसी हवेली में वो कथक सीखा करती थी। मैं और राजवेंद्र चंद्रमुखी को अपने प्यार में फंसाकर वो हवेली अपने नाम करना चाहते थे, लेकिन उससे शादी तो हम में से कोई एक ही कर सकता था। इसलिए मैंने फैसला किया कि शादी राजवेंद्र करेगा और हवेली अपने नाम करवाने के बाद उस जायदाद का आधा आधा बंटवारा किया जाएगा। लेकिन शादी के बाद चंद्रमुखी हवेली राजवेंद्र के नाम करने को तैयार नहीं थी और राज अगर उससे जबरदस्ती करता तो वो समझ जाती कि वो उससे प्यार का सिर्फ नाटक करता है। इसलिए मैंने और राज ने प्लान बनाया कि चंदा को रास्ते से हटा देते हैं। फिर इसी प्लान को अंजाम देते हुए एक रात राज ने चंदा को क्लोरोफॉर्म सुंघाकर बेहोश कर दिया और फिर हम उसको यहाँ लेकर आए और हमने उसे जिंदा ही इसी खंडहर में दफना दिया। और अगली सुबह राज ने पुलिस में झूठी रिपोर्ट लिखवाई कि चंद्रमुखी एक कैरेक्टरलेस औरत है
वो शादी होने के बाद अपने आशिक के साथ कहीं भाग गई है। पुलिस ने पैसे की वजह से मामले की छानबीन अच्छे से नहीं करी और जैसे राज ने बोला पुलिस ने मान लिया और रिपोर्ट बनाकर दे दी। फिर क्या था, जैसे ही गांव वालों को रिपोर्ट का पता चला सबने चंद्रमुखी को बाजारू कहना शुरू कर दिया। चंदा के पिता जो पहले गांव में सिर उठाकर घूमा करते थे, उन्होंने इस जिल्लत की वजह से खुद को एक कमरे में बंद कर लिया। हमें लगा अब सब कुछ ठीक चल रहा है, पर फिर अचानक ही कोर्ट ने इस मामले में स्टे ऑर्डर लगा दिया, वरना अब तक हवेली राज के नाम हो जाती और मुझे मेरे हिस्से का पैसे मिल जाते। लेकिन पता नहीं मरने के बाद भी चंद्रमुखी वापस कैसे आ गई और उसने कहा भी कि उसने अपने पति राजवेंद्र को मार दिया है और अब मुझे भी नहीं छोड़ेगी अगर मैंने उसका अंतिम संस्कार नहीं किया तो। पूरी कहानी जान आराध्या तो मानो जिंदा लाश बन गई थी। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसके पति वरुण का चेहरा ये भी है, पर अब वो एक पत्नी भी थी, इसलिए उसने भी बहुत सी पत्नियों की तरह अपने पति की काली करतूतों को छिपाने में उसकी मदद करने लगी। बताओ उसकी लाश कहाँ पर दफनाई थी तुम लोगों ने? हम उसका अंतिम संस्कार आज ही करेंगे। आराध्या की इस बात पर वरुण कुछ बोलता, इससे पहले ही उनके सामने चंद्रमुखी आ खड़ी हुई, जिसको देखकर दोनों बेहद डर गए थे। मैंने कहा था लोग मौत की जगह पर कितनी आसानी से आ जाते हैं, जैसे राज आया था और जैसे तुम आए हो। ये कहते हुए चंद्रमुखी ने वरुण को गर्दन से पकड़कर हवा में उठा लिया था और आहिस्ता आहिस्ता उसकी गर्दन को दबाए जा रहे थे, जिससे उसकी आंखों की पुतलियां फटने को हो गई थी। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ चंद्रमुखी, मेरे सुहाग को उजाड़ कर मुझे बर्बाद मत करो, मैं कहीं की नहीं रहूंगी। और जो मेरे सुहाग ने मुझे बर्बाद किया उसका क्या? उसका हिसाब है तुम्हारे पास? जो जिल्लत मेरे बाबा ने सही उसका हिसाब है क्या तुम्हारे पास? नहीं है ना, ना ही कभी हो सकता है। भूलना मत, एक पत्नी होने से पहले तुम एक औरत हो और औरत सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन अपने पति की बेइज्जती कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं शायद इनको माफ कर भी देती अगर इन लोगों ने झूठी रिपोर्ट बनाकर मेरे बाबा की इज्जत का यूं मजाक न बनाया होता, इसलिए मैं तो अपना बदला लेकर रहूंगी। ये कहते हुए चंद्रमुखी ने गुस्से में वरुण की गर्दन इतनी जोर से दबाई कि वरुण की आंखों की पुतलियां फटकर उसकी आंखों से बाहर लटक गई थी। पर इतने पर भी जब चंद्रमुखी का गुस्सा शांत नहीं हुआ तो उसने वरुण के मुर्दा शरीर को खंडहर की दीवार पर दे मारा और अगले ही पल दीवार पर लगे खूंटे पर वरुण का मुर्दा शरीर किसी कसाई के दुकान में लटके गोश्त की तरह झूलने लगा था। मैं चाहूँ तो तुम्हें तुम्हारे पति से भी गंदी मौत दे सकती हूँ, लेकिन मरने से पहले तुम्हें तुम्हारे पति का एक अधूरा काम पूरा करना है। उसने जो गलत किया तुम जाकर उसे सही करो, वरना तुम तक पहुँचने के मेरे पास बहुत से रास्ते हैं। ये कहते हुए चंद्रमुखी एक हवा के झोंके की तरह आराध्या के जिस्म में समा गई और धीरे धीरे उसके पैर कथक की धुन पर थिरकते हुए खंडहर से बाहर की ओर चल दिए।